Welcome to Log Infinite Lecture 2 Chapter 8 Displacement Current। मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है एंड इस चीज को फर्स्ट टाइम जो है वो ऑस्टर्ड ने प्रूव किया था। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सो ये रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है। सो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह से डायग्राम है इसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। सो फर्स्ट वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सो कैपेसिटर के चार्जिंग के टाइम पर सपोज कि t जितने टाइम पर करंट फ्लो हो रहा है एंड यहाँ पर कैपेसिटर है, कैपेसिटर के आउटसाइड पे इधर सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट P है एंड इस P पॉइंट से हम इस तरह से एक लूप लेते हैं, सर्कुलर लूप। एंड ये जो सर्कुलर लूप है वो उसका प्लेन एंड ये जो हमारा करंट कैरिंग वायर है वो दोनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि प्लेन इस तरह से एंड करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। एंड ये सिमेट्रिक के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि इस लूप के ऊपर के कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। तो सपोज कि यहाँ पर हमारे पास P पॉइंट है कैपेसिटर के आउटसाइड पे, यहाँ पर जो P पॉइंट है उसके लिए अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमने 4th चैप्टर में देखा था एंड हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या आया था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा I। तो हमारे पास वही है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट IT। तो ये IT क्या है, तो ये यहाँ पर टोटल सिग्मा I है। नाउ सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके जितना हो, B के जितना हो एंड ये अगर हम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl देखते हैं तो ये हमारा पूरा जो लूप है वो कैसा है, सर्कुलर है। तो अगर हम इसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो सर्कमफेरेंस के इक्वल आएगा। सो इसीलिए यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl जो है वो क्या आ जाएगा, 2 पाई r। इसका वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b एंड ये dl जो है उसके लिए 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट IT। इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगा। नाउ अगर हम दूसरे दो जो डायग्राम है उसे कंसीडर करते हैं कि ये जो B वाला है एंड C वाला है, इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट B वाले में हम एक सरफेस लेते हैं तो इसका इस सरफेस का जो बॉटम है वो कहां पर है, ये प्लेट्स के बीच में है एंड उसका ये जो माउथ वाला एरिया है वो कहां पर, ये लूप के पास है। वही चीज अगर हम ये C वाले में कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच में हमारे पास इस तरह से एक आउल शेप का सरफेस है एंड वो यहाँ से लूप के साथ है। यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों ही केस में जो क्लोज सरफेस है वहां से करंट पास नहीं होता है। सो अगर इन दोनों के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा I के हिसाब से आ जाएगा एंड यहाँ पर जो हमारा dl का इंटीग्रेशन आएगा वो 2 पाई r आ जाएगा एंड उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बट पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पर करंट फ्लो ना होने की वजह से जो सिग्मा I है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। सो अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दोनों में ही अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो वो डिफरेंट आ रही है, जैसे यहाँ पर तो ये 0 ही हो गया बट यहाँ पर म्यू नॉट IT हमें मिल रहा है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर के लिए हमें आउटसाइड एंड इनसाइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल रहा है वो डिफरेंट है। कि कैपेसिटर के आउटसाइड के लिए हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो कैसा है, नॉन जीरो है। वहीं अगर हम कैपेसिटर के इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखते हैं तो वो 0 है। सो ये दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट आई, यानी कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एंड ये कॉन्ट्राडिक्शन एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके आया है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कोई टर्म मिसिंग है कि कैपेसिटर के आउटसाइड एंड इनसाइड वाले में हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट मिल रहा है। नेक्स्ट, अभी लास्ट में हमने देखा था कि कैपेसिटर में इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट मिल रहा था जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कर रहे थे। सो इस लॉ में हमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। सो सपोज हम क्या सोचते हैं कि जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें प्लेट्स का जो एरिया है वो क्या हो, A एंड उसका जो चार्ज है वो हो Q। सो इसमें दोनों प्लेट्स के बीच में हमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखने को मिलेगा एंड दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें क्या मिलेगा, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो उसके बीच वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें इस फॉर्मूला से मिलेगा। सो यहाँ पे E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पर सिग्मा जो है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड फर्स्ट चैप्टर में हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था। सो उसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A। सो यहाँ पे सिग्मा की जगह हम क्या डाल देते हैं, Q अपॉन में A एंड यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट था वो। सो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला मिल गया, ऐसा बोल सकते हैं। एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा जो क्लोज्ड लूप है उसके परपेंडिकुलर में होगा। सो यहाँ पर जो हमारा लूप है उसके साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई
में जो क्लोज्ड लूप है उसके लिए हम गॉस लॉ का यूज करके फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। सो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, phi इक्वल्स टू EA cos थीटा, एंड यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल, सो वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा EA cos 0 का वैल्यू 1 होता है, सो इसीलिए जो फ्लक्स आएगा वो क्या आ जाएगा EA। सो नाउ यहाँ पे हमें फ्लक्स के लिए जो EA मिला है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम क्या डाल देते हैं Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर ये जो A है वो तो वैसे का वैसा रहेगा। सो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ सपोज कि जो कैपेसिटर का चार्ज है वो विद टाइम चेंज हो रहा है। सो विद टाइम चार्ज अगर चेंज हो रहा है तो क्या हमें करंट मिलेगा कि I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। सो ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, phi E इक्वल्स टू में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा d अपॉन में dt, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा d अपॉन में dt। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट तो सिर्फ चार्ज को ही करेंगे, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट निकल जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट dq बाय dt, एंड ये dq बाय dt जो है वो क्या बन जाएगा I। सो इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा d phi बाय dt इक्वल्स टू में I अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे ये हमें इस तरह से मिल रहा है कि d phi अपॉन dt इक्वल्स टू में I अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो अगर हमें I का वैल्यू चाहिए तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर डिवीजन, यहाँ से यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन, तो इसीलिए जो करंट का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट d phi अपॉन dt। सो यहाँ पर तो हमें करंट का एक नया वैल्यू मिला है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी एम्पियर सर्किटल लॉ में मिसिंग टर्म था वो यही करंट हो सकता है। सो अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ में इसका यूज करते हैं तो जो हमारा कैपेसिटर के इनसाइड एंड आउटसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल आ सकता है। सो ये मिसिंग टर्म है। सो यहाँ पर करंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल करंट है वो टोटल करंट क्या होगा IC प्लस ID होगा, एंड जब भी IC प्लस ID हो उसी टाइम पे हमें इनसाइड एंड आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम मिलेगा। सो ये IC एंड ID क्या है वो पहले तो अगर हम देखें तो IC यानी कि ये वो करंट है जो हमें चार्ज फ्लो होने से मिल रहा है, एंड इसीलिए इस करंट को हम क्या बोलते हैं कंडक्शन करंट। ID वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से उससे लिंक फ्लक्स भी चेंज होता है, एंड इसीलिए जो करंट हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर वही चीज है कि प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये जो परमिटिविटी है वो एंड d phi by dt यानी क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो ये हमें क्या देता है डिस्प्लेसमेंट करंट ID। सो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल करंट होगा उसे हम क्या लिखेंगे IC प्लस में ID के हिसाब से लिखेंगे। सो यहाँ पर होगा क्या हो, तो जहां पर आउटसाइड वाले में अगर हम देखेंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से हमें करंट मिल रहा है, यानी कि वो कंडक्शन करंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा IC इक्वल्स टू में I, एंड उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम वे अगर हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के हिसाब से करंट हमें मिल रहा है तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट ID, तो वो ID इक्वल्स टू में I हो जाएगा, एंड उस टाइम पे जो कंडक्शन करंट होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो अगर हमें इस तरह से हम करंट का वैल्यू लेते हैं तो इनसाइड एंड आउटसाइड पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मिलेगा। सो हम एम्पियर सर्किटल लॉ में IT जो है उसकी प्लेस पर IC प्लस ID का यूज करते हैं। सो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू में म्यू नॉट IT ऐसा था। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID, एंड यहाँ पर अगर हम म्यू नॉट को कॉमन निकाले तो क्या बचेगा यहाँ पे IC, एंड यहाँ पर क्या है ID, एंड यहाँ पर जो है हम फॉर्मूला से कंपेयर करें तो क्या था हमारा कि म्यू नॉट IT, एंड ये IT यानी यहाँ पर अभी हमने देखा कि IC प्लस ID होगा। सो ये हमारा मिसिंग टर्म जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, एंड ये डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एंड जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ में कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज करते हैं तो उस टाइम पे हमें इनसाइड एंड आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इक्वल मिलता है। नेक्स्ट इस लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt ये क्या था डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू। अभी हमने देखा आउटसाइड वाला जो रीजन है वहां पर कंडक्शन करंट होगा IC, एंड वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा 0। सेम वे कैपेसिटर के इनसाइड में अगर हम देखेंगे
तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसी से हमें करंट का वैल्यू मिलेगा एंड वहां पर कंडक्शन करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के लॉ को सिमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये टोटल सिमेट्री शो नहीं करते हैं। एंड अगर हम फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सेम वे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। एंड यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका सोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। सो हम मेनली ये बोल सकते हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वही एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो हमारे पास दो है, एक तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है एंड सेकेंडली एम्पियर मैक्सवेल लॉ है। सो एम्पियर मैक्सवेल लॉ में तो डायरेक्टली अगर हम देखें हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा टोटल करंट है एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से जो टोटल करंट है वो टोटल करंट विल बी समेशन ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, वो हमारा एम्पियर मैक्सवेल लॉ है। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर हम देखें तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। नाउ हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में देखा था। सो यहाँ पर वो 4 इक्वेशंस हैं हमारे कि जिसमें फर्स्ट है हमारा गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था एंड वो हमें क्या मिला था, E डॉट dA इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एंड इसी लॉ को अगर हम मैग्नेटिज्म के लिए देखते हैं तो क्या आ जाएगा, B डॉट dA इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैग्नेट में मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसा हमने इसके पहले वाले चैप्टर्स में देखा था। एंड फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इक्वल्स टू माइनस d phi b by dt। एंड एम्पियर मैक्सवेल लॉ जो कि हमने यहाँ पर डिराइव किया है वही हमारा ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ है। सो ये क्या है, मैक्सवेल्स इक्वेशन। एंड इसमें कौन सी चीज क्या है वो अगर हम देखें तो E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, A जो है वो एरिया शो कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है एंड ये d phi b अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स शो कर रहा है। एंड ये जो इतना टर्म है एप्सिलॉन नॉट d phi e dt ये हमें डिस्प्लेसमेंट करंट शो कर रहा है एंड ये म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है।